Hello friends, my name is Sakshi. Welcome to our channel Innovative Future Academy. आज हम फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स करेंगे जिनमें सबसे पहला टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? According to Ohm's law, current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across the ends of the conductor. Ohm's law के अकॉर्डिंग करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस की। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के एक कांस्टेंट आएगा R, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। V इज इक्वल्स टू IR आया। जो V और I के बीच में ग्राफ होगा वो होगा लीनियर ग्राफ। अब ये कहता है दिस लॉ इज नॉट कंसिस्टेंट फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड व्हेन देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, कि ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है सेमीकंडक्टर्स के लिए और जब टेम्परेचर में चेंज होता है, मींस कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ये लॉ एप्लीकेबल है। अगर टेम्परेचर में चेंज हुआ तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ जाती है? जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में कोलाइड करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो कोलाइड करना शुरू कर देते हैं तो वो क्या करते हैं? चार्जेस को फ्लो नहीं होने देते, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा। तो जो हमारा सेमीकंडक्टर है उस केस में रेजिस्टेंस हमारी कम हो जाएगी। ओम्स लॉ जो है सुपर कंडक्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सुपर कंडक्टर्स में जो हमारी रेजिस्टेंस है वो जीरो होती है। तो V इज इक्वल्स टू IR के रिलेशन में अगर हम R की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे सेमी कंडक्टर्स के लिए तो हमारा V इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा और V इज इक्वल्स टू IR का रिलेशन हमें नहीं मिलेगा। तो ये लो सुपर कंडक्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर like a high resistance wire, the conductor becomes hot after some time and produces heat. This is called heating effect of electric current. जैसे ही एक कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो क्या होता है? जो कंडक्टर है कुछ टाइम के बाद गर्म होना शुरू हो जाएगा और क्या करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा। इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। एक चीज हमेशा याद रखना, हीटिंग इफेक्ट के लिए रेजिस्टेंस हमेशा हाई ली जाती है। मेंशन किया हुआ है यहाँ पे लाइक अ हाई रेजिस्टेंस वायर। हीटिंग इफेक्ट में रेजिस्टेंस हमेशा हाई होती है। हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। H क्या है? हीट। I क्या है? करंट। R क्या है? रेजिस्टेंस। और T क्या है? टेम्परेचर। और हीट की जो यूनिट है वो होती है जूल। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूज, रोड फॉर हॉट वाटर एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम हीटिंग इफेक्ट को? इलेक्ट्रिक फ्यूज में, रोड्स में, और कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब में। इलेक्ट्रिक फ्यूज कॉपर, टिन और लेड का बना होता है और जो रोड है हमारी वो निक्रोम की बनी होती है, निकल प्लस क्रोमियम। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसमें हमारा फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है और उसके अंदर हम इनर्ट गैसेस भर के रखते हैं। वो क्यों भर के रखते हैं? क्योंकि वो गैसेस रिएक्शन नहीं होने देती, रिएक्ट नहीं करने देती किसी चीज के साथ टंगस्टन को, इसीलिए हमने इनर्ट गैसेस भर रखी हैं उसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रिक पावर का। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि किस रेट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू। पावर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है V इंटू I।
अब इस फॉर्मूले से हम दो और फॉर्मूले निकाल सकते हैं। हमें ये चीज पता है कि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो यहाँ पे अगर हम V की वैल्यू पुट कर देंगे और I की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास पावर के दो और फॉर्मूले आ जाएंगे। उन तीनों फॉर्मूलों को हम यूज करके न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पहले केस में V की वैल्यू आई आर पुट कर दी हमने, तो हमारे पास पावर का एक और नया फॉर्मूला आया आई स्क्वायर आर। अब अगर हमने यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर दी इस फॉर्मूले में, पावर वाले फॉर्मूले में I की वैल्यू पुट कर दी V बाय आर, तो हमारे पास आया V स्क्वायर बाय आर। तो हमारे पास पावर का एक और नया फॉर्मूला आया P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर। तो P इज इक्वल्स टू वी आई, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। ये तीन फॉर्मूले हम न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं। जो पावर की यूनिट है वो क्या होती है? पावर की यूनिट वोट होती है। अब हम इन फॉर्मूलों पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, करंट की वैल्यू दी गई है 2.5 एम्पियर, वोल्टेज की वैल्यू दी गई है 10 वोल्ट, हमें पावर निकालने के लिए बोला गया है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम? हमें पता है पावर का V इंटू आई हमारे पास फॉर्मूला होता है। V की वैल्यू दी गई है, I की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। वोल्टेज की वैल्यू 10 पुट करेंगे, करंट की वैल्यू 2.5 पुट करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 25 वोल्ट जो है हमारी पावर आ जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? कैलकुलेट पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम एंड करंट 4 एम्पियर। रेजिस्टेंस हमें 3 ओम दी गई है और हमें करंट जो है वो 4 एम्पियर दिया गया है। हमें पावर निकालनी है। हमें पता है पावर का आई स्क्वायर इंटू आर हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। आई की वैल्यू 4 पुट करेंगे, आर की 3, 16 इंटू 3 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 48 वोट हमारी पावर आ जाएगी। तो ऐसे हम इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे कि किस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज पुट करनी है। तीन फॉर्मूले थे हमारे पास, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, और थर्ड जो फॉर्मूला था वो था P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर। जैसे हमें वैल्यूज गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।